हेलो दोस्तों। आज है 11 जनवरी और आज मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ मी एक एनसीईआरटी की नई सीरीज़ के साथ आया हूँ जो कि हिस्ट्री की होगी, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। उसके एक एक पॉइंट को हम देखेंगे और ये जो सीरीज़ होगी एनसीईआरटी की, आपको ये एनसीईआरटी की सीरीज़ आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देखने आपको इसका मिलेगा। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का भरते हो या फिर यूपीएससी भरते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसमें मैं हर एक टॉपिक को हर एक चैप्टर को इसमें एक एक करके मैं इसमें कवर करूँगा। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी आवर पास्ट 1। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज का जो चैप्टर है ये व्हाट, वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। पहले हम इसके कंटेंट को जानते हैं कि किस किस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें एंशिएंट ओरिजिन के बारे में पता चलेगा कि आखिर एंशिएंट हिस्ट्री का ओरिजिन कैसे होता है, उसका स्टोन एज। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसका स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ के लोग हंटिंग करते थे, फूड को गैदर करते थे और क्रॉप्स को ग्रो करते थे, यानी एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ और किन किन जगहों पर स्टार्ट हुआ हम मैप के आधार पर भी देखेंगे। थर्ड चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जो कि सबसे पहली जो सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। फिफ्थ जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग किंग्स किंगडम्स एंड द अर्ली रिपब्लिक, इसमें हम लोग किस तरह से जनपद बना और जनपद महाजनपद बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्स्थ जो चैप्टर होगा न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, इसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होता है और आगे उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे उसमें बढ़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग अशोक द एम्पेरर एंड हु गेव अप वॉर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग मौर्यन एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, किस तरह विलेजेस और टाउन्स का क्या क्या लाइफ था उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्बनाइजेशन किस तरह से डेवलप हुआ, कैसे लोग ट्रेड वगैरह करते थे उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापार कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कैसे करते थे, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर 9 चैप्टर में भी। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिमेज। 10th जो चैप्टर है इसमें हम लोग नई एम्पायर जो कि गुप्ता एज जो आएगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर होगा क्लास 6 का ये जो बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पेंटिंग्स हमें मिले, कौन कौन से बुक्स है, कहाँ से बिल्डिंग, सबका क्या एविडेंसेस है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो आज का जो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो चैप्टर 1 है जो कि व्हाट, वेयर एंड व्हेन, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्टिंग कैसे है, क्या है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से चैप्टर 1। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में कैसे क्या क्या जानते हैं, क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। तो व्हाट पीपुल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, लोग कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव, किस तरह के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, जो शिकारी वर्ग थे वो लोग किस तरह से जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, जो हर्डर्स थे यानी जो लोग जानवरों को पालते थे, ठीक है, जैसे 10-20 गाय को पालते थे तो वो हर्डर्स होते थे, ठीक है, वो लोग उसे चराते थे, उनका लाइफ कैसा होता था। फार्मर का लाइफ कैसा होता था। रूलर्स जो रूल करते थे, राजा, उनका लाइफ कैसा होता था। मर्चेंट जो व्यापार करते उनका लाइफ कैसा होता था। प्रीस्ट वर्ग, पुजारी वर्ग का लाइफ कैसा होता था। क्राफ्टमैन का लाइफ कैसा होता था। एक आर्टिस्ट का लाइफ कैसा होता था। म्यूजिशियन का लाइफ कैसा होता था। साइंटिस्ट का लाइफ कैसा होता था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, इनके लाइफ के बारे में हमें पास्ट से पता चलता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्ले, तो बच्चे क्या खेल खेलते थे, कैसा खेल खेलते थे, इसके बारे में पता चलता है हमें वहाँ से।
तो आगे हमें पढ़ना है कि वेयर डिड पीपुल लीव, लोग कहाँ कहाँ रहते थे उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फाइंड द नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पीपुल हैड, तो हम अगर नर्मदा को देखें मैप 1 में, यहाँ है नर्मदा, विंध्यास के नीचे ये नर्मदा रिवर है जो कि जो अरेबियन सी में जाकर गिरती है। इस नर्मदा रिवर के आसपास के इलाकों में लोगों ने पहली बार अपना सेटलमेंट किया, ठीक है। तो लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो सेवरल 100,000 ईयर्स पहले लोग यहाँ पे अपने अर्लीस्ट टाइम पे पीपुल यहाँ पे रहते थे जो कि स्किल्ड गैदरर्स थे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो स्किल्ड गैदरर्स थे। स्किल्ड गैदरर मतलब वो अच्छे, स्किल्ड गैदरर मतलब वो जानते थे कि क्या चीज़ गैदर करके लाना, यानी क्या चीज़ को पिक करना है और उसे अपने साथ एज ए फूड उसको जमा करना है, ठीक है, गैदर करना है। यानी कि उन लोगों को पता था कि कौन सा फूड एडिबल है, खाने योग्य है, या फिर कौन सा फूड पॉइजनस है, इसके बारे में उन्हें पूरी तरीके से जानकारी थी, इसलिए स्किल गैदरर बोला गया है। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। उन्हें पता था कि कौन सा वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स है सराउंडिंग द कलेक्ट, वो लोग क्या क्या कलेक्ट करते थे, रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए वो लोग फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो जमा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल का भी हंटिंग करते थे, एनिमल का शिकार भी करते थे। तो दे आर गैदरर्स एज वेल एज हंटर्स। तो ये नर्मदा नदी के किनारे लोग रहते थे, वो लोग ये करते थे शुरुआती दौर में। अब हमें देखना है, अब हम देखेंगे कि नाउ फाइंड द सुलेमानी एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो ये है सुलेमानी और ये है किरथार हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो, जहाँ पे वुमेन और साथ साथ मैन दोनों ने मिलकर पहली बार क्रॉप्स को ग्रो किया था एग्रीकल्चर वर्क किया था। तो सबसे पहले जो उगाया गया वो था वीट एंड बार्ले, इसे याद रखना है, वीट और बार्ले उगाया गया था। अबाउट कब, 8,000 ईयर्स पहले, 8,000 साल पहले किरथार और सुलेमानी हिल्स के पास सबसे पहले वुमेन और मैन ने क्रॉप्स ग्रो किया था और वीट और बार्ले उन्होंने उगाया था। आर लोकेटेड हियर, आप मैप पर देख सकते हो, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, समझ में आए। पीपुल ऑल्सो बींग रियरिंग एनिमल्स, लोग एनिमल्स को पालन भी करते थे, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, ठीक है। एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गांव में रहा करते थे। आगे हम देखेंगे नए जगह के बारे में कि लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए यहाँ पे गारो हिल्स है, गारो हिल्स और सेंटर में विंध्यास है जो नर्मदा नदी के ऊपर है। यहाँ पे लोगों ने ये जो एरिया है, दीज वर द सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यही जो एरिया यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, पढ़ा था, फला फूला था। और सबसे पहले जो यहाँ पे उगाया गया था वो राइस था, याद रखिए, राइस उगाया गया था, वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में ये जो इलाका था, ये विंध्यास का नॉर्थ वाला जो ये जो इलाका था, यहाँ सबसे पहले राइस उगाई गई थी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। रिवर इंडस और ट्रिब्यूटरीज को अगर हम लोग लोकेट करें मैप में तो ये वाला देखो, ये रिवर है इंडस और ये इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं, सहायक नदी, यानी एक मेन, मान लो नदी बह रही है, एक मेन नदी बह रही है, तो इससे मान लो कोई छोटी नदी आकर जुड़ रही है, इधर से जुड़ रही है, इधर से जुड़ रही है, इधर से जुड़ रही है, तो ये जो नदी होगा इसको इसकी सहायक नदी या इसकी मेन नदी की ट्रिब्यूटरीज कहा जाएगा। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज थी। और इसी इलाकों में अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इसी एरिया में फला फूला और बढ़ा, इसी एरिया में फला फूला और बढ़ा 4700 ईयर्स एगो, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड इन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ठीक है। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed in the banks of Ganga and its tributaries and along the sea route। और 2500 ईयर्स पहले गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज, ये जो इलाका है इसके आसपास सिटीज का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है।
अब हम लोग देखेंगे लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। ठीक है, तो इन द एंशियंट एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, इन द एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. यानी बोला जा रहा है ये जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज थी, ये जो सोन नदी वाला ये जो एरिया था, यहाँ पे मगध साम्राज्य का फ्लरिश ये डेवलपमेंट हुआ था, और यही वो एरिया था जहाँ पर किंग जो था वो बहुत पावरफुल था, और इसी इलाके में अपने डेवलपमेंट हुआ था। और साथ ही साथ इस इलाके के साथ साथ देश भर में और भी कई इलाके थे जहाँ वहाँ किंगडम्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। पीपुल जो थे वो ट्रेवल करते थे वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर पार्ट। द hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and sea made journey dangerous at that time but never impossible. So men and women move in search of livelihood. ठीक है, लोग जो थे ना, ये जो हिल्स था, ये हिल्स वाला इलाका था, ये डेजर्ट वाला इलाका था, ये सी कोस्ट था तीनों तरफ से। ठीक है, ये सी कोस्ट, तो लोग इन सभी से यहाँ पे ट्रैवल करते थे, इस हिमालय से उस तरफ जाते थे, तो एक आना जाना उनका लगा रहता था। काफ़ी डेंजरस होता था ये ट्रैवल करना, बट इम्पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो लोग ट्रैवल क्यों करते थे? इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, अपने जीवन व्यापन के लिए लोग ट्रैवल करते थे। लेकिन कभी कभी और भी कोई कारण थे, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो जाता था, जैसे फ्लड आ गया या फिर ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, उसके कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। लोग मार्च इन आर्मीज, कनकरिंग आर्मी लेकर भी चलते थे ताकि दूसरे इलाकों को कैप्चर किया जा सके। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विद कैनवस, जो व्यापारी वर्ग थे वो कैनवस या फिर शिप में ट्रैवल करते थे अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स को लेकर, ताकि उसे दूसरे इलाकों पर बेचा जा सके। ठीक है, यानी कि व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। रिलीजियस टीचर्स जो थे वो एक गांव से दूसरे गांव पर ट्रैवल करते थे, अपने रिलीजियस जो बिलीफ है उसको एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, टाउन टू टाउन। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए भी, किसी नई चीज की खोज के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ठीक है, वही बताया मैंने। All this lead to sharing of ideas between people. अब look at map one once again. Hills, mountains and sea of the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontier also came here subcontinent and settled here. मैंने यही चीज़ बताया अभी कि ये हिमालयाज वाला रीजन था, ये थार डेजर्ट वाला रीजन था, और ये सी वाला रीजन था। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे, काफ़ी मुश्किलों के साथ ट्रैवल किया करते थे। तो कई बार दूसरे इलाके से लोग यहाँ पर आ जाया करते थे। ठीक है, और कई बार यहीं पे वो बस जाया करते थे। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो these movements of people enriched our culture tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years. तो ये जो मूवमेंट होता था लोगों का, इससे कल्चर का जो डेवलपमेंट होता था, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अपने आदतों को शेयर करते थे, अपने इलाके के जो भी नई चीज़ें थे उनको शेयर करते थे, अपने साथ म्यूज़िक शेयर करते थे, खाना कैसे उनके इलाके में पकाया जाता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो इससे कल्चर का इनरिचमेंट होता है, कल्चर एक जगह से दूसरे जगह, एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता है और कल्चर बढ़ता है, और ये ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स से हो रहा है। ठीक है, अब है कि नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि नेम ऑफ द लैंड, आज जो हम इंडिया बोलते हैं या फिर भारत बोलते हैं, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री वेर इंडिया एंड भारत। ठीक है, तो द इंडिया, इंडिया कैसे आया वर्ड ये देख जानते हैं। तो इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ठीक है, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जो ईरानीज थे और ग्रीक्स थे जो आए थे नॉर्थ वेस्ट के इलाके से 2500 ईयर्स पहले, ये लोग इंदस से फैमिलियर थे, इंदस के बारे में जानते थे, और इंदस को ये लोग बोलते थे हिंदोस या फिर इंदोस। और ये जो लैंड था, लैंड जो उसके ईस्ट में था, रिवर के ईस्ट में था, उसे वो लोग इंडिया बोलते थे। ठीक,
और जो भारता जो वर्ड पड़ा, भारता जो यूज हुआ वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द नॉर्थ, जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके में जो लोग रहते थे, ये जो इलाका था, मैप में अगर मैं दिखाऊं, ये जो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ के ये जो इलाका था, यहाँ के लोग जो है वो भारता बोलते थे। और ये भारता आया कहाँ से था? ये ऋग्वेद से आया था। देखिए यहाँ पे पढ़िए, भारता जो आया था वो ऋग्वेद में इसका मेंशन हमें देखने को मिलता है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन ऋग्वेद का जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन था वो संस्कृत में हुआ था और ये 3500 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, 3500 ईयर्स पहले हुआ था। लेटर इट वाज यूज्ड इन फॉर द कंट्री, बाद में इसे कंट्री के नाम पर इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि इंडिया का वर्ड कैसे पड़ा, ठीक है, और भारत का वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट के बारे में हम लोग को कैसे पता चला। ठीक है, तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, कई तरीके हैं। लोग किताबें पढ़ते हैं, रीड बुक्स, कई चीज़ें लिखते हैं, उससे पता चलता है, जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट है जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चला है। मेन्यू मतलब होता है हैंड, ठीक है, मेन्यू का मतलब हैंड होता है। स्क्रिप्ट का मतलब जो हम लोग लिखते हैं, तो हाथ से लिखा हुआ जो चीज हमें मिला है उसे, उसके आधार पर हमें पास्ट के बारे में पता चला है। तो लोग उस समय तो पेपर वगैरह था नहीं, तो लिखते कैसे थे? तो लिखते थे पाम लीफ में, पाम लीफ में लिखते थे, और स्पेशली लिखते थे बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ट्री के जो छाले होते थे ना, जो छाले होते हैं उस पर लिखते थे। इज नोन एज बर्च, बर्च बोला जाता है। बेसिकली ये ग्रो होता था हिमालयाज रीजन में। ठीक है, तो ओवर द ईयर्स मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट, कई सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्ट्स के द्वारा नष्ट कर दिया गया। सम वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, बट मेनी। और हाँ, ये देखिए, ये जो फोटो यहाँ पे दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री में, ये मैन्यूस्क्रिप्ट का है और ये पेड़ के छाल पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेनी हैज बीन सर्वाइव्ड, ठीक, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए बट मेनी हैज बीन सर्वाइव्ड, ऑफ्टन प्रिजर्व्ड, और आज भी ये टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में आज भी प्रिजर्व्ड हैं। दिस बुक डेल्ट विथ काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि हमें इस मैन्यूस्क्रिप्ट से रिलीजियंस बिलीफ, किस तरह से लोग वहाँ रिलीजन को कैसे फॉलो करते थे, क्या प्रैक्टिस करते थे, पूजा पाठ कैसे करते थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लाइव्स ऑफ किंग, राजा का जीवन कैसा होता था उसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलती है, साइंस के बारे में जानकारी मिलती है। बिसाइड देयर वेयर इपिक्स, पोएम्स, प्लेज, मेनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन, और कई सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो संस्कृत में लिखी हमें मिली है, कुछ हमें प्राकृत भाषा में लिखी मिलती है। प्राकृत वो भाषा है जो कि ऑर्डिनरी पीपल जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और कुछ हमें तमिल में मिले। तो यहाँ से हमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता चलती है कि मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें एंशिएंट इंडिया की जानकारी मिलती है, वो ट्री, पेड़ के छालों पर पाम लीफ में लिखा जाता था, वो हिमालयस रीजन में मिलती थी। और जानकारी मिलती है कि यहाँ पे तीन भाषा का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है, एक है संस्कृत, एक है प्राकृत, एक है तमिल। तो इन सब चीजों का की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक और सोर्सेस से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला है, वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? जो कि हार्ड सरफेस में लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन, जैसे कि मेटल। ठीक है, मेटल पे या स्टोन पे लिखा जाता था। किंग्स अपने ऑर्डर्स, किसी को अपने ऑर्डर को या अपने आदेश को इस पर लिखा कर रख देते थे, ताकि लोग उसे आते जाते फॉलो करे, ओबे करें। ठीक है, देयर वेर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट किंग्स और क्वींस क्या अपने जीवन में करते थे, अपने, जैसे कि उनकी विक्ट्री है, वो कोई जीत उन्हें मिली है कोई युद्ध से, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लिखते थे। एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है, एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन मिली है, सॉरी इंस्क्रिप्शन मिली, नॉट मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि डेटेड हम देखें तो 2250 ईयर्स पहले। ये मिली है कांधार रीजन से, जो कि आज के अफगानिस्तान वाले इलाके में है। तो इट वाज इंस्क्रिप्ट ऑन द अदर रूलर, ये अशोक के द्वारा लिखा गया है। इसका और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस इंस्क्रिप्शन में दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसके ऊपर वाला जो ये है, इसको ग्रीक में लिखा गया है, और ये जो नीचे वाला जो है इसको अरमाइक में लिखा गया है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि दो भाषाओं का इसमें इसे लिखा गया है। ठीक है, और देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड द पास्ट। तो जो इन चीज़ों को, इस जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, या फिर और भी कोई जैसे ब्यूरियल्स हो गया, आप अगर पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ,
तो दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। बिल्डिंग को वो लोग स्टडी करते हैं, जैसे स्टोन से बना हुआ, ब्रिक से बना हुआ, ताकि ये पता चले कि उस समय के लोग कौन से स्टोन का इस्तेमाल करते थे, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ब्रिक्स पके होते थे, नहीं पके होते थे, क्या होते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है पेंटिंग्स जो भी मिली है उसको स्टडी किया है उन्होंने, जो कि भी स्कल्पचर मिला है उनको स्टडी किया है। ऑल्सो द एक्सप्लोर, और वो एक्सप्लोर करते हैं कैसे, डिगिंग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इलाके को खोद खोद कर वो जानकारी निकालते हैं, जैसे कि टूल्स मिला, वेपन्स मिला, पॉट्स मिला है, पेन्स मिला है, ऑर्नामेंट्स मिला है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि फिर उस समय के लोग किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। कॉइन्स मिला है। तो सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ स्टोन से बनी मिली है, कुछ बोन से बनी मिली है, कुछ बेक्ड क्ले मिला है, यानी पका हुआ मिट्टी का बर्तन मिला है, मेटल मिला है। तो मेटल से पता चलता है कि उस समय के लोग मेटल का इस्तेमाल भी जानते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इरेजमेंट्स, और जो ऑब्जेक्ट हार्ड थे वो लॉन्ग समय तक रहेगा, जो नहीं थे वो नष्ट होते गए, क्योंकि काफी साल पुरानी बात है। आगे हम पढ़ेंगे कि जैसा ये जो है, ये जो पॉट्स तुम देख रहे हो, ये हमें 4700 ईयर्स पहले मिला है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समय था उस समय ये पॉट, उस समय का पॉट मिला है। तो इससे पता चलता है कि लोग किस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। और ये सिल्वर जो ये कॉइन मिला है, ये 2500 ईयर्स पहले मिला है, जब मैंने बताया था कि गंगा नदी के किनारे जो सिटीज का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, उस समय का ये कॉइन है, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। लोग, आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे बोन्स भी मिले हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, फिश से, जिससे पता चलता है कि लोग उस समय क्या, किस तरह खाना पीना करते थे। ठीक है, प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर, प्लांट के जो रिमेन होते हैं वो, पेड़ पौधों के जो भी अवशेष होते हैं वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करते, रेयरली सर्वाइव करते हैं। लेकिन जो ग्रेन्स होते हैं या पीस ऑफ वुड होते हैं, अगर वो जले हों तो वो हमें चैरियट के फॉर्म में हमें मिले हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर, हिस्टोरियंस जो है, वो जो स्कॉलर जो होते हैं वो पढ़ते हैं, वो एक वर्ड यूज करते हैं सोर्स। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट से मिला, या फिर इंस्क्रिप्शन से मिला है, या फिर आर्कियोलॉजी के थ्रू मिला है, ठीक है, कहीं से खोज कर, तो इसको ये सोर्स का नाम देते हैं। तो ये जो सोर्स है, ये जब मिल जाता है तो इसको एडवेंचर हो जाता है, इसे रिकंस्ट्रक्ट करना, इसके बारे में पूरा पता लगाना, एक एक चीज इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। तो और आगे हम पढ़ते कि नेक्स्ट जो है वो वन पास्ट और मेनी, एक पास्ट है मेनी। आपने नोटिस किया होगा कि इस बुक में जो पास्ट है वो आवर पास्ट का, जो आवर पास्ट लिखा गया, एस लगाया गया, यानी कि प्लूरल फॉर्म में लिखा गया। क्यों ऐसा लिखा गया है? क्योंकि हर वर्ग का जो लाइफ था और हर वर्ग के लोगों के लिए जो हिस्ट्री हो सकता है या पास्ट जो हो सकता है वो डिफर कर सकता है। ठीक है, जैसे हम देखें तो हर्डर्स और फार्मर्स का जो लाइफ है वो किंग्स और क्वींस के लाइफ से एकदम अलग हमें देखने को मिला है। और लाइफ्स ऑफ मर्चेंट है या वो डिफरेंट हो सकता है लाइफ ऑफ क्राफ्टमैन के, तो सबके अनुसार पास्ट अलग हो सकता है। सो एज अलोंग द ट्रू इवेंट टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। आज भी लोग, जैसे नॉर्थ चले जाइए, साउथ चले जाइए, सेंटर चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, बेसिकली अगर हम लोग देखें, या फिर गुजरात वाले इलाके में, आप सब जगह देखेंगे वहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर अलग अलग है। तो हर इलाके का जो पास्ट है वो अलग डिफर कर सकता है। कहीं लोग चावल खाना पसंद करते हैं, तो कहीं लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, कहीं लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कहीं लोग पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो सब जगह का पास्ट अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि इसे हमने आवर पास्ट की जगह और पास्ट का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द लिविंग इन, जैसे कि आज एग्जाम्पल ले आज के दौर से, तो अंडमान एंड निकोबार वाले जो लोग हैं वो आज भी फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, कलेक्टिंग फूड फ्रॉम फॉरेस्ट, और इस पर डिपेंडेंट है आज भी लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बिसाइड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंस वी नो इन अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री। हम जो किंग्स वगैरह, जो किंग वर्ग था, वो अपने जो भी काम करते थे, जो भी बैटल करते थे, उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं, इसलिए उसकी जानकारी हमें आसानी से मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को। लेकिन जो गैदरर वर्क है, जो फार्मर है, जो हंटर है, जो फिशरमैन है, जो हर्डर्स है,
ये लोग अपने, ठीक है, जो हंटर्स वगैरह हैं, जो फिशिंग फॉक है, गैदरर है, ये लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखा करते थे। तो इनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी फाइंडिंग्स मिली है, जो भी इलाके से खोद कर मिला है, जो भी एविडेंसेस मिल गए हैं, जो बचे कुचे हैं किसी कारणों से, तो उससे हमें उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो थैंकफुल होना चाहिए हमें आर्कियोलॉजिस्ट का, जो हमें ये सब जानकारी हमें देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू डेट्स मीन। ठीक है, डेट्स के बारे में देखो मैं एक टाइमलाइन के आधार पर बताना चाहूँगा कि एक एक टाइम सेट किया गया है। ठीक है, जीरो का। ठीक है, जीरो का एक टाइम सेट किया गया है, जिसको बोला गया है जीसस का बर्थ। ठीक है, जीसस का बर्थ बोला गया है। और इससे पहले के जो भी समय, आप ये अभी ज़्यादा इसमें डीप मत जाइए, मैं आपको इजी में समझा रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए, ताकि आपको धीरे धीरे मैं आपको इसमें बढ़ता चला जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जीसस से जो पहले का टाइम है उसको बोला गया है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और जीसस के बाद का समय को बोला गया है कॉमन एरा। ठीक है, एक बिफोर कॉमन एरा और एक कॉमन एरा। ठीक है, जिसको कि आप लोग बीसी भी बोलते हो, यानी कि बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बोलते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी, यानी इसके बाद का समय को। तो डेट को इस तरह से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लेके समझाऊं तो जैसे मैंने बोला 4700 ईयर्स एगो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, ईयर्स एगो। ठीक है, तो आज से हम इसको काउंट कर रहे हैं ईयर्स एगो। आज जो यहाँ पे जैसे टाइम ले लेंगे 2021 का। ठीक है, तो इससे हम बोल रहे हैं 47,000 ईयर्स, 40,007 ईयर्स एगो की बात है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल अगर बीसीई में बोलेंगे तो 2000 साल यहाँ से घट जाएगा, इससे इधर फिर बीसी में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2700, 4700 ईयर्स एगो को हम लोग 2700 बीसीई भी बोल सकते हैं। ठीक है, बीसी भी बोल सकते हैं, बीसीई। ठीक है, तो ये डेट का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बस जितना मैं बता रहा हूँ अभी इतना ही समझिए, फिर मैं एक एक टाइमलाइन को कौन कौन से पीरियड में क्या हुआ वो धीरे धीरे आगे के चैप्टर में आते आते सब समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे वही चीज बताई गई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे आप कीवर्ड्स को ध्यान में रख सकते हो, ट्रैवलिंग, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्सेस, डिप्रिचमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि आप मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस है बता सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी लेवल के, स्कूल लेवल क्वेश्चन है, आपको बस समझना है कि क्या उस समय हुआ था, एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ था, 8000 साल पहले हुआ था, मैंने बताया था कहाँ पे हुआ था। अब आप ध्यान दें तो ये करथार और सुलेमानी हिल्स के आसपास में ये हुआ था, जहाँ पे वीट और बार्ले उगाया गया था पहली बार। लेकिन डेवलपमेंट हुआ था कब, डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, डेवलपमेंट गारो हिल्स और सेंट्रल विंध्यास के आसपास हुआ था, जहाँ पे राइस उगाई गई थी। फर्स्ट जो सिटी हुआ था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस नदी किनारे 4700 साल पहले हुआ था। सिटीज जो गंगा के बिंग किंगडम जो मगध का, वो हुआ था 2500 ईयर्स पहले, प्रेजेंट डे इसको बताया मैंने। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। और ये आज मैंने चैप्टर 1 ख़त्म किया है, तो इसी तरह मैं सभी चैप्टर को ख़त्म करूँगा, और 6 से साथ साथ मैं 12 तक की एनसीईआरटी को ख़त्म कराऊँगा। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना एक गवर्नमेंट का सोर्स है, तो इससे हम एकदम अपने एग्ज़ाम में इसको एकदम रिलाई कर सकते हैं, और इसका एकदम ऑथेंटिक सोर्स होता है। ठीक है, तो आप इस पर, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इससे बेस्ट सोर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट के आधार पर लिखी गई किताब है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आप इसे लिखेंगे तो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपको ला सकूं। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हर तरह से फ़ायदा पहुंचाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।